बच्चों, आज हम अपने इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के लास्ट पायदान पर पहुंच चुके हैं। इस चैप्टर की ये अंतिम वीडियो है, अंतिम लेक्चर है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे संघट्ट सिद्धांत, जिसको हम संघट्टवाद सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या टक्कर सिद्धांत, बोले तो कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। ये हमारा लास्ट टॉपिक इसमें बच रहा है, कोलिजन थ्योरी और आर्हीनियस इक्वेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है वो। आज हम इन दोनों जो टॉपिक्स हैं इनको इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो बच्चों, बल्कि इस सिद्धांत पर जाने से पहले मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे, लास्ट वीडियो उन्होंने देखी होंगी, उनके बारे में कि सर एक वीडियो में है फोटोन, एक टर्म आई यूज़ हुई है फोटोन। ये फोटोन क्या है? तो बच्चों, इस फोटोन के बारे में हमने लास्ट ईयर कक्षा 11 में परमाणु संरचना वाले चैप्टर में अध्ययन किया था। आपको ध्यान हो, वहाँ हमने पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैती प्रकृति, डबल रोल लाइट का। उसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश तरंग के रूप में और कण के रूप में, दोनों प्रकार या दोनों रूपों में एग्जिस्ट करता है, दोनों रूपों में पाया जाता है। तो लाइट का या प्रकाश का जो कण रूप है, कण के रूप में जब पाया जाएगा, तो प्रकाश का कण रूप जिस रूप में किसी भी वस्तु तक पहुंचता है, किसी ऑब्जेक्ट तक या किसी सरफेस तक पहुंचता है, उस रूप को हम फोटोन कहते हैं। अर्थात जो फोटोन है वो लाइट की पार्टिकल नेचर की एक यूनिट है। सामान्य भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जो प्रकाश का किरण पुंज है, वो किरण पुंज फोटोन से मिलकर बना होता है। तो फोटोन प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाने के लिए प्रकाश के एक कण को प्रदर्शित करता है। ये फोटोन है। ये किसी बच्चे ने पूछा था, उसका मैंने आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया। अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, टक्कर सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने उस टॉपिक में भी आपको समझाया था कि अभिक्रिया जो होती है वो अभिकारकों के बीच टक्करों के फलस्वरूप होती है। जब अभिकारकों में टक्करें होती हैं तब उनसे उत्पाद बनता है और इसे हम कहते हैं अभिक्रिया का होना। वहाँ मैंने एक ये भी कहा था कि इस चीज़ को हम डिटेल में टक्कर सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो आज वही क्षण आप लोगों के बीच आ गया है। टक्कर सिद्धांत को ध्यान से समझिए। कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल चीज़ है। 4-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट टर्म हैं, बस उनको याद रखना है। पहली चीज़ तो टक्कर सिद्धांत जो है वो अभिक्रिया के वेग को स्पष्ट करता है। ये सिद्धांत क्या करता है? ये अभिक्रिया के वेग को बताता है, अभिक्रिया के वेग को स्पष्ट करता है। अभिक्रिया के वेग को कैसे स्पष्ट करता है? ये सिद्धांत कुछ हमारे लिए अवधारणाएं प्रस्तुत करता है। वो अवधारणाएं टक्कर सिद्धांत या संघट्टवाद कहलाती है। तो इन अवधारणाओं को ही या इन पॉइंटों को ही हमें याद रखना है। पहली अवधारणा है इसकी, इसको अलग कर दें। पहली अवधारणा क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को होने के लिए अभिकारी अणुओं के मध्य टक्कर आवश्यक है। कोई भी अभिक्रिया तभी होगी जब अभिकारकों के बीच टक्कर होगी, अभिकारक या अभिकारी अणुओं।
अभिकारी अणुओं के बीच टक्कर। पहला तो बिंदु हम ये याद रखेंगे के बीच टक्कर होना आवश्यक है किसी भी अभिक्रिया के लिए। अभिकारी अणुओं के बीच टक्कर होती है। अच्छा, अब जो ये टक्कर होगी, इन टक्करों से उत्पाद बनेंगे। लेकिन अभिकारी अणु, हम जानते हैं कि ये द्रव्य की प्रकृति होती है कि द्रव्य ब्राउनी गति करता है। द्रव्य के अणु या उसके पार्टिकल्स मीडियम में ब्राउनी गति करते हैं, जिग जैग मोशन। कोई इधर को भागेगा, कोई इधर भागेगा, ऐसे जिग जैग मोशन करते रहते हैं, ब्राउनी गति। और इसी ब्राउनी गति के कारण उनके बीच टक्कर होती है। टक्करें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। अर्थात सभी टक्करें अभिक्रिया के होने में सहयोग प्रदान नहीं करती। अभिक्रिया के होने में जो टक्करें सहयोग देती हैं, या मैं कहूं जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया संपन्न होती है, उन्हें हम कहते हैं प्रभावी टक्करें। वो टक्करें प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्ट कहलाती हैं। प्रभावी टक्कर कहलाती है। इन टक्करों की संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है। लाखों करोड़ों में से कुछ टक्करें प्रभावी टक्कर होती हैं। तो इनकी संख्या कुल टक्करों की तुलना में बहुत कम होती है। ऐसे लिख दूं अगर मैं, तो आप समझ जाएंगे। कुल टक्कर की संख्या बहुत ज़्यादा है, प्रभावी टक्कर की संख्या इसकी तुलना में बहुत कम है। ठीक, अगले स्टेप पर पहुंचे, अगले बिंदु पर। किसी अभिकारक के सभी अणु, अभिकारक के जो अणु हैं जिनसे अभिक्रिया हो रही है, जो उत्पाद में बदल रहे हैं, वो सभी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते या अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते जी? क्योंकि केवल अभिक्रिया में अणुओं का टक्कर करना ही पर्याप्त नहीं है उत्पाद बनाने के लिए, अभिक्रिया में भाग लेने के लिए। उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? कि अभिक्रिया में केवल वही अणु भाग लेंगे, या अभिकारक के वही अणु केवल उत्पाद में परिवर्तित होंगे जिनके पास एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होगी। ऊर्जा की एक लिमिट है, एक निश्चित मात्रा है। जिनके पास वो ऊर्जा होगी, वे अणु अभिक्रिया में भाग लेंगे और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। और वो ऊर्जा क्या कहलाती है? देहली ऊर्जा। उस ऊर्जा को हम देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देहली ऊर्जा का अंग्रेजी रूपांतरण है थ्रेशोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिनके पास ये ऊर्जा होगी वही टक्कर में भाग लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि अभिकारी अणु जितने भी हैं वो सबके सब भिन्न भिन्न ऊर्जाओं के हैं। कुछ की ऊर्जा अधिक है, कुछ की कम है। जिनकी कम है वो उत्पाद में नहीं बदलते, और जिनकी अधिक है, कितनी अधिक? न्यूनतम देहली ऊर्जा के बराबर, वो अभिक्रिया में भाग लेंगे और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। अब देहली ऊर्जा को समझने के लिए आप समझें, जो देहली शब्द है इसको शायद अधिकतर बच्चे जानते होंगे। हमारे घरों में इस शब्द का यूज पुराने लोग ज़्यादा करते हैं। जहाँ दरवाज़ा होता है, गेट, मेन डोर या कमरे का भी डोर, उस या जो चौखट है, उस चौखट की जो नीचे की जगह है, जैसे ये मान लीजिए चौखट है, यहाँ हमारा दरवाज़ा है ये, तो ये वाली जो जगह है, ये जिसको हम लांघ कर अंदर या बाहर पहुँचते हैं कमरे से, उस जगह को हम देहली कहते हैं। इस जगह को हम क्या कहते हैं? देहली। अर्थात ये हमारे रूम की या हमारे घर की एक लिमिट है। ऐसे ही ये भी एक लिमिट है।
देहली भी, देहली ऊर्जा भी एक ऊर्जा की लिमिट है जिसको पार करके अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है। जब तक देहली नहीं लांघेगा तब तक वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ऐसी ऊर्जा जिसका होना आवश्यक है उस अणु के लिए जो उत्पाद में बदलना चाहता है, वो देहली ऊर्जा कहलाती है। ये ऊर्जा की वो न्यूनतम मात्रा है जिसे प्राप्त करने पर कोई भी अभिकारी अणु उत्पाद में बदल सकता है, अर्थात अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है, अभिक्रिया में भाग ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसा मैंने बताया कि अभिक्रिया में भाग लेने के लिए देहली ऊर्जा का होना आवश्यक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का होना आवश्यक है। अब जिन अणुओं के पास ये ऊर्जा होती है वो अभिक्रिया में भाग ले लेते हैं और उन अणुओं को हम सक्रिय अणु कहते हैं। सक्रिय अणु या एक्टिव, सक्रिय क्या कहेंगे, एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं। वे अणु, अब सक्रिय अणु की परिभाषा हम दोनों आधार पर दे सकते हैं, ऊर्जा के आधार पर भी। वे अणु जिनके पास देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होती है वो सक्रिय अणु हैं, या वे अणु जो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं वो सक्रिय अणु कहलाते हैं। इनके अलावा जो शेष अणु बचे, क्योंकि अभिकारक के किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों अणु भाग लेते हैं, उनमें से कुछ ही अणु उत्पाद में बदलते हैं। शुरू में मैंने बताया था प्रभावी टक्कर में कौन भाग लेंगे, सक्रिय अणु, और इनकी संख्या कुल अणुओं की संख्या से बहुत कम होगी। इनकी संख्या कुल अणुओं की टक्करों की तुलना में या अणुओं की संख्या से बहुत कम होगी। तो जो अणु उत्पाद में बदल जाते हैं वो सक्रिय अणु कहलाते हैं और शेष अणु अक्रिय अणु या इनएक्टिव अणु कहलाते हैं, निष्क्रिय अणु। अब हम जानते हैं कि जब किसी भी द्रव्य के अंदर स्वतंत्र रूप से इधर उधर टहलने की, इधर उधर गति करने की क्षमता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी हर एक अणु के पास होती है। हर एक अणु में कुछ ना कुछ ऊर्जा की मात्रा निहित होती है जिसे हम प्रारंभिक ऊर्जा कहेंगे। तो किसी भी अणु के पास जो प्रारंभिक ऊर्जा है उसको देहली ऊर्जा तक अगर हम ले आए, और ये काम कौन करेगा, ये काम टक्कर करती है। जब अणु आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ये अणु इससे टकराया तो टक्कर के फलस्वरूप किसी एक अणु की ऊर्जा दूसरे अणु में स्थानांतरित हो जाती है। अब जिसकी ऊर्जा बढ़ गई, मान लीजिए इसने इसको अपनी ऊर्जा दी तो इस अणु की ऊर्जा बढ़ गई, तो ये अणु अधिक ऊर्जा वाला हो गया। अब ये ऊर्जा किस सीमा तक बढ़ी, अगर ये देहली ऊर्जा के बराबर हो गई, बढ़ने के बाद ये ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो गई, तो अब ये वाला अणु अभिक्रिया में भाग ले लेगा और उत्पाद में परिवर्तित होगा। अगर बढ़ने के बाद भी, इसने टक्कर के बाद ऊर्जा तो बढ़ाई लेकिन वो देहली ऊर्जा के बराबर नहीं हुई, तब फिर ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। ऊर्जा बढ़ने के बाद ये अभिक्रिया में भाग तो लेगा, अभिक्रिया में भाग तो लेगा लेकिन उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। भाग लेने के बाद होता क्या है, जब अणु आपस में टकराते हैं तो प्रभावी टक्कर के बाद भी सीधे उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते, सीधे उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते। पहले जो अभिकारक हैं या अभिकारी अणु हैं, कौन से अभिकारी अणु की बात कर रहे हैं हम, एक्टिव वाले की, इनएक्टिव को तो छोड़ दो, हमारे काम के केवल सक्रिय अणु है, एक्टिव अणु। ये लो मैं सक्रिय भी लिख दूं यहाँ। सक्रिय अणु, जो अभिकारी अणु हैं वो आपस में टकराए और
किसको प्राप्त कर लिया? अपनी ऊर्जा को वृद्धि कर ली, बड़ी अधिकता कर दी, उसमें बढ़ा लिया। बढ़ाने के बाद वो बनाएंगे सक्रियित संकर। सक्रियित संकर, सक्रियित संकर बनाने के बाद ये सक्रियित संकर एक अस्थायी अवस्था होती है। सक्रियित संकर जो एक अवस्था होती है, ये एक अस्थायी अवस्था होती है जिसमें अभिकारक उत्पाद बनने से पहले पहुंचते हैं। इसे हम संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। अस्थायी होती है, संक्रमण की अवस्था होती है। अभिकारक उत्पाद में बनने की चेष्टा कर रहा होता है इस स्थिति में। तो टक्कर के बाद जब अणु ने अपनी ऊर्जा बढ़ाई, तो ऊर्जा बढ़ाने के बाद वो सक्रियित संकर अवस्था या संक्रमण अवस्था तक तो पहुंच गया, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है तो वो फिर से बैक हो जाएगा, अर्थात अभिकारी अणु में तब्दील हो जाएगा। और अगर उसकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है, तब वो फिर प्रोडक्ट बना देगा, उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ये इसका फिनोमिना होता है अभिक्रिया का। अभिकारी अणु टक्कर करेंगे, उनमें से कुछ की ऊर्जा कम होगी, कुछ की बढ़ेगी। जिनकी बढ़ी वो सक्रिय हो गए। सक्रिय अणु ने संक्रमण अवस्था में प्रवेश कर लिया या सक्रियित संकर बना दिया। अगर संक्रमण अवस्था में जिस अणु की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होगी वो उत्पाद में बदल जाएगा, और जिसकी थोड़ा भी कम रह गई वो बैक टू पवेलियन अपने फिर से अभिकारी या अभिकारक वाली अवस्था में पहुंच जाएगा। ये फिनोमिना चलता रहता है। अब आती है एक नई इंपॉर्टेंट टर्म की, जिसे हम जानते हैं सक्रियण ऊर्जा के नाम से। जैसा मैंने बताया कि टक्कर के किसी भी अणु के पास कुछ ना कुछ अपनी निजी ऊर्जा होती है, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक ऊर्जा। किसी भी अणु, हर एक अणु के पास होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊर्जा तो होगी, तभी तो द्रव्य के अणु इधर उधर गति करते रहते हैं। तो उसकी जो प्रारंभिक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक लाने में किसी अणु के पास जो उसकी निजी ऊर्जा है या प्रारंभिक ऊर्जा है, उसको देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जिस अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? सक्रियण ऊर्जा। इसका मतलब मान लीजिए, मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है ऊपर की तरफ। यहां अभिकारक है, ये 0 पॉइंट है। अब किसी भी अभिकारक की अणु शून्य तो हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ होगी उसकी। मान लीजिए इतनी एनर्जी अभिकारक की है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है ER, ठीक है। अब हमने यहां तक इसको लाना है। ये लेवल कौन सा है? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का है, ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा का। शर्त यह है कि जो भी अणु या जो भी अभिकारी पदार्थ, अभिकारी अणु अपनी ऊर्जा को इसके बराबर या इससे ज्यादा कर ले, वो उत्पाद में बदल जाएगा। लेकिन कुछ अणुओं की ऊर्जा इतनी होगी, कुछ की और कम होगी, कुछ की यहां तक होगी। यहां तक कोई नहीं पहुंच रहा है। एक आध जो पहुंचा वो सीधे उत्पाद में बदल जाएगा। इसका मतलब अणु को ER से ETH तक पहुंचने के लिए ये इतनी ऊर्जा की, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हुई। ये ऊर्जा इसके पास कम है अभिकारक के पास उत्पाद में बदलने के लिए। अगर इसके पास इतनी ऊर्जा और आ जाए तो ये देहली ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त कर लेगा और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस ऊर्जा की मात्रा को हम एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब जो सक्रियण ऊर्जा है,
सक्रियण ऊर्जा वो किसके बराबर है? देहली ऊर्जा माइनस ETH माइनस ER, अभिकारक की प्रारंभिक ऊर्जा। ठीक है, किसी भी अणु की सक्रियण ऊर्जा उसकी देहली ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। मजे की बात यह है कि किसी भी अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा है इसका मान स्थिर होता है, या हम कहें थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली आवृत्ति, देहली ऊर्जा का मान निश्चित होता है, इसका मान निश्चित होता है। तो इस मान तक पहुंचने के लिए किसी भी अभिकारी अणु को जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी वो उसकी सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब ये सक्रियण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ऑब्वियसली टक्करों से। सक्रियण ऊर्जा में या अणु को, हमें तो क्या अणुओं को प्राप्त होगी, टक्करों से प्राप्त होती है। किसी भी अभिक्रिया का वेग इन प्रभावी टक्करों की, अब हमें सब टक्करों से तो मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है? प्रभावी टक्करों से, जिनके पास ऐसी टक्कर जिनसे एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त हो रही है। प्रभावी टक्कर तो वही कहलाएंगी जो टक्करें किसी भी अणु को सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्रदान कर दें, वो उसकी प्रभावी टक्कर होगी। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग इन प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड पर निर्भर करता है। एकांक आयतन में 1 सेकंड में कितनी प्रभावी टक्करें हुई, वो संख्या अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। जितनी प्रभावी टक्करों की संख्या अधिक होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। अब एकांक सेकंड में या प्रति सेकंड एकांक आयतन में जितनी भी प्रभावी टक्करें हुई उस संख्या को हम कहते हैं टक्कर की आवृत्ति या संघट्ट आवृत्ति। उसको हम क्या कहेंगे? संघट्ट आवृत्ति। आवृत्ति इस नाम से हम इसे जानते हैं, संघट्ट आवृत्ति या टक्कर आवृत्ति, और इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, आगे ये आएगा। अब सक्रिय अणु, जो भी हमारे प्रभावी टक्करों से सक्रिय अणु बने, वो आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं? सकृत संकर। सकृत संकर, और ये सकृत संकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसा मैंने बताया पहले, सकृत संकर में एक ऐसी अवस्था होती है जो बहुत कम समय के लिए स्थायी होती है, अस्थायी अवस्था है, बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करेगी, और इसको हम संक्रमण अवस्था के नाम से जानते हैं। संक्रमण का मतलब है वह अवस्था जिसमें एक प्रॉपर्टी दूसरी में कन्वर्ट हो रही हो, तो अभिकारक इसमें उत्पाद में बदल रहा है, इसलिए इसे हम संक्रमण अवस्था के नाम से जानते हैं। अब एक चीज इसमें और समझेंगे कि प्रभावी टक्करों के लिए, प्रभावी टक्कर करने के लिए या हम कहें अभिकारक अणु के उत्पाद में बदलने के लिए उसको 2 अवरोधों को पार करना होता है। 2 अवरोध उसके मार्ग में आएंगे, उन 2 अवरोधों को पार करना होता है। कौन कौन से हैं वो 2 अवरोध? एक अवरोध होता है ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर, या दिशा अवरोध, जैसा आप कहें, दिशा या अभिविन्यास अवरोध भी कहते हैं। दिशा अवरोध। दिशा अवरोध का क्या मतलब है? जैसा मैंने बताया अभी कि किसी भी अभिकारक के अणु जिगजैग मोशन करते हैं, अनियमित गति से सभी संभव दिशाओं में वो मूव करते हैं, लेकिन हमारा जो उत्पाद बनेगा वो तब बनेगा जब अणु किसी विशेष दिशा में मूव करेंगे।
ध्यान रखेंगे। दिशा अवरोध का मतलब है कि टक्कर के बाद अणु के मूवमेंट की दिशा या टक्कर की दिशा कहें, वो भी निश्चित है। अगर उसी निश्चित दिशा में टक्कर होगी तभी उत्पाद बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि जिस अणु के पास देहली ऊर्जा आ गई या जिसको आवश्यक मात्रा में सक्रियण ऊर्जा प्राप्त हो गई वो उत्पाद में बदल ही जाए। उसके लिए एक बैरियर और भी है, वो है दिशा का। उसे आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के उपरांत भी ठीक दिशा में, वांछित दिशा में अगर मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, प्रोसेस हो रही है, तब तो उत्पाद प्राप्त होगा, अदरवाइज उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। आप ऐसे समझें, मान लीजिए अभी कोरोना काल में आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षण के लिए मोबाइल अलाउ कर दिया गया। अब कुछ भैया मोबाइल है उनके पास, समय भी खर्च कर रहे हैं, एनर्जी भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में कर रहे हैं। गलत दिशा से मतलब आप समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं मेरे। गलत दिशा से मतलब ये है कि जो मटेरियल, अब गुरु जी तो यहाँ से वीडियो भेज रहे हैं बना बना के, उस वीडियो को तो वो देख नहीं रहे, वो काय में लग रहे हैं, फेसबुक चलाने में, पबजी खेलने में, इन चीज़ों में लग रहे हैं। तो ऊर्जा तो उनकी यूज़ हो रही है, डाटा भी यूज़ हो रहा है नेट का, फ़ोन का चार्जिंग भी कम हो रही है, बैटरी भी खर्च हो रही है, तो ऊर्जा तो उनके पास पर्याप्त है, फुल चार्ज था, फुल डाटा था। लेकिन इस ऊर्जा प्राप्ति के बाद भी उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे, नंबर अच्छे नहीं आने के। क्यों नहीं आने के? क्योंकि जिस दिशा में उन्हें मेहनत करनी थी, जो चीज़ पढ़नी थी, वो तो पढ़ी नहीं, वो तो दूसरी दिशा में मूव हो गए। उन्होंने तो पबजी खेलना शुरू कर दिया, वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे फेसबुक पे और उस पे अपने, कभी टांग मोटरसाइकिल पर रख के, कभी सड़क पे लौट के, ऐसे ऐसे फोटो भेजेंगे। तो इस चीज से वो भैया, वो बालक डाइवर्ट हो गए हैं अपनी दिशा से, वो भ्रमित हो गए, उन्होंने दिशा अवरोध को पार नहीं किया। तो ऐसे ही जब दो या दो से ज्यादा अणुओं के बीच टक्कर होंगी, टक्कर होने के बाद यदि सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करके वो देहली ऊर्जा तक पहुंच भी गए, लेकिन दिशा उनकी वांछित नहीं है, दिशा अवरोध को उन्होंने पार नहीं किया, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एक तो अवरोध इसमें है दिशा अवरोध, और दूसरा आप जानते ही हैं ऊर्जा अवरोध, एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर वही थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने का जो अवरोध है। किसी भी अणु के पास, किसी भी अभिकारी पदार्थ के पास कुछ ना कुछ अपनी निजी ऊर्जा होगी, जिसको हम ई आर से प्रदर्शित कर रहे हैं। ई आर का मतलब अभिकारक की प्रारंभिक, अभिकारक की प्रारंभिक ऊर्जा, उसके पास जो भी ऊर्जा इंक्लूड है वो ई आर है। इस ई आर को हमें कहाँ तक लाना है? ई टी एच तक, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक। और यहाँ से यहाँ तक लाने में जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ी वो है ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक ऊर्जा बैरियर तो ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने का, या हम कहें एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त करने का। दूसरा ऊर्जा बैरियर है दिशा का, उसे उचित दिशा में टक्कर करनी होगी। तो इन दोनों बैरियरों को पार करके ही अभिकारक अणु में परिवर्तित हो सकता है। और आसान बताऊं, मान लीजिए ये ए के अणु है, ये ए है, ये भी ए है, इनकी क्रिया हम बी से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? बी पदार्थ से, बी अवयव से। ये बी के अणु है। जब ये इस तरह टक्कर कर रहे हैं, इसे क्या हम कह सकते हैं, शीट्स ओवरलैपिंग जैसे कहते थे, शीट्स अभिमुख टक्कर करें, हेडवाइज अगर टक्कर कर रहे हैं, तब कोई रिएक्शन नहीं हो रही, तब उत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये खाली अपनी दिशा बदल दें, ए ए और यहाँ है ये बी बी,
इस तरह टक्कर कर रहे हैं तो दो अणु बन रहे हैं ए बी के। ये अर्थात इस अभिक्रिया के लिए शर्त है कि वही अणु या वही प्रभावी टक्कर उत्पाद में परिवर्तित होगी जिसमें अणु साइड वाइज टकराएंगे। अगर ये इस साइड से टकराते हैं तो उत्पाद प्राप्त होता है, और अगर ये इस साइड से टकराते हैं तो उत्पाद प्राप्त नहीं होता। तो जब तक ये इस दिशा को प्राप्त नहीं करने के, भले ही इनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज्यादा हो, दहली ऊर्जा से भी ज्यादा हो, ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। तो ये कुछ बिंदु थे संघट्ट सिद्धांत के। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। 4-6 चीज आपको याद रखनी है। क्या क्या? कि अभिकारी अणुओं से उत्पाद तभी प्राप्त होंगे जब उनके बीच टक्कर होंगी। सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते। जिन टक्करों से उत्पाद बनते हैं उनको हम इफेक्टिव कोलिजन या प्रभावी टक्कर कहते हैं। किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की रेखा को पार करना होता है। उस पर न्यूनतम ऊर्जा होना आवश्यक है, जिसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक अणु की प्रारंभिक अवस्था में कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा टक्करों से प्राप्त होगी उसको हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया का वेग अणुओं के बीच होने वाली प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या पर निर्भर करता है। जितनी टक्करें ज्यादा होंगी, प्रभावी टक्करें, उतना ही वेग ज्यादा हो जाएगा। एकांक सेकंड में एकांक आयतन में अणुओं द्वारा टक्करों की संख्या संघट्ट आवृत्ति कहलाती है। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए या अभिक्रिया को प्रोसीड करने के लिए दो अवरोधों को पार करना होता है। एक डायरेक्शनल बैरियर या दिशा अवरोध, और दूसरा एनर्जी बैरियर या ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध तो टक्करों से प्राप्त हो जाता है, होता दिशा अवरोध भी टक्करों से ही प्राप्त है। लेकिन अगर अणु सही दिशा में आवश्यक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो वो उत्पाद में बदल जाता है, और अगर नहीं बढ़ पाता तो उत्पाद में नहीं बदलता। अभिकारक के उत्पाद में बदलने में 3 स्टेप काम में आते हैं, या 3 प्रक्रमों में ये काम पूरा होता है। पहला जो प्रक्रम है वो होता है टक्कर, अभिकारी अणुओं के बीच टक्कर। दूसरा होता है सकृत संकुल का निर्माण। जब टक्करों से एनर्जी बढ़ जाती है तो फिर सकृत संकर का निर्माण होता है, जो एक संक्रमण अवस्था है और क्षणिक होती है, बहुत कम समय के लिए होती है। उसके बाद फिर होता है उत्पाद में उसका परिवर्तन। ये हमारा था संघट्ट सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी या संघट्टवाद का सिद्धांत। इस पर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। अब एक कई बार बोर्ड में पूछा है सक्रियण ऊर्जा पर शॉर्ट नोट, या सक्रियण ऊर्जा को समझाइए। तो सक्रियण ऊर्जा को हम एक बार फिर से समझ लें। देखिए, केवल सक्रियण ऊर्जा पर कंसंट्रेट करेंगे। जैसा मैंने बताया, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। इसे हम कैसे परिभाषित करें? तो हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि अभिकारी अणुओं की टक्कर से प्राप्त होने वाली वह अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है, अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब अगर किसी अभिकारक के पास अपनी ये एनर्जी है और उसको कितनी प्राप्त करनी है उत्पाद में बदलने के लिए? देहली ऊर्जा के बराबर। तो इसको यहां से यहां लाने में कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ी? इतनी की। तो EA इज इक्वल्स टू ETH माइनस ER। इससे हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी सक्रियण ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा माइनस
अभिकारी अणुओं की औसत ऊर्जा या प्रारंभिक ऊर्जा। अब न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के बाद क्या होगा, जो अणु है अभिकारी अणु वो सक्रिय संकर में बदल जाएगा। मान लीजिए ए और बी ये अभिकारी अणु हैं, ये क्या है, रिएक्टेंट हैं। इनके बीच टक्करें हुई, इन्होंने ऊर्जा प्राप्त कर ली, कितनी, दहली ऊर्जा के बराबर। फिर ये क्या करेंगे, तुरंत उत्पाद में नहीं बदलेंगे, पहले ये एक सक्रिय संकर बनाएंगे, एक संक्रमण अवस्था में आएंगे, जो क्या होती है, संक्रमण अवस्था। इसी का नाम सक्रियित संकर है, सक्रियित संकर, ये बना दिया इन्होंने। अब ये सक्रिय संकर से फिर क्या प्राप्त होगा हमें, उत्पाद, ये उत्पाद है। तो ये 3 स्टेप हैं होते हैं अभिक्रिया पूर्ण करने के, अभिकारकों के बीच टक्कर, सक्रिय संकर का निर्माण और फिर उत्पाद। इस सब को करने में एक्टिवेशन एनर्जी की अहम भूमिका है। जब तक एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त नहीं होगी तो ये ER ETH में नहीं बदलेगा, और ETH में बदले बिना ये सक्रिय संकर नहीं बना सकता। जब सक्रिय संकर नहीं बनेगा तो फिर उत्पाद भी प्राप्त नहीं होगा। अब हम इसको सक्रियण ऊर्जा को इतना क्यों वैल्यू देते हैं, इसका महत्व क्या है। एक आध बार इसका पूछा गया है कि जो सक्रियण ऊर्जा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। तो बच्चों इसके 2-3 महत्व हैं, वो भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला तो है कि सक्रियण ऊर्जा से हमें क्या होता है, अभिक्रिया के वेग की जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित होता है, ये मैंने पहले ही बताया। तो जिस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा, जिसकी सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा, वो अभिक्रिया तेजी से होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसमें मान लीजिए हमारे पास 10 जूल ऊर्जा है, ठीक, और 5 हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, 5 अणु हमारे पास हैं ये, जो अभिक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन इन सब की ऊर्जा किसी के पास तो, अच्छा मान लीजिए इनकी देहली ऊर्जा जो है वो 4 जूल है, 4 जूल इन्हें ऊर्जा जिसके पास होगी वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, 4 जूल जिसके पास होगी वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन इन 5 के पास, किसी के पास 2 जूल है, किसी के पास 3 जूल है, किसी के पास 4 जूल है, किसी के पास 1 जूल है, ऐसी ऊर्जा है। तो जिसके पास प्रारंभिक ऊर्जा 1 जूल है या 2, मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, इतना अंतर नहीं आएगा। हदसत क्या होगा, किसी के पास 4 जूल है तो दूसरे के पास 4.9 हो, 3.9 हो गई, 4.1 हो गई, ऐसा अंतर आता है। तो इनको प्रोडक्ट में बदलने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब यदि इनकी ऊर्जा का अंतर यानी ER और ETH ये अंतर कम है, अर्थात EA की वैल्यू कम है, तो ये जो मेरे पास अतिरिक्त ऊर्जा का भंडार है ये ज़्यादा अणुओं को वितरित हो सकता है, ये मैं ज़्यादा अणुओं को दे दूंगा। मान लीजिए 1 जूल की जरूरत हो तो 10 अणु से खर्च कर सकते हैं। और अगर EA की वैल्यू ज़्यादा है, मान लीजिए इस अभिक्रिया से इसमें बदलने के लिए केवल 1 जूल की जरूरत है, तो 10 अणु 1 जूल लेंगे और उत्पाद में बदल जाएंगे। यदि इनकी ऊर्जा और इस ऊर्जा में ज़्यादा अंतर है, 5 जूल का अंतर है, तो 2 ही अणु लेंगे 10 जूल को और 2 ही बदल सकते हैं, बाकी के 3 अभिकारक में बने रह जाएंगे। तो जितनी अधिक मात्रा में अभिकारक उत्पाद में बदलता है उसे हम कहते हैं अभिक्रिया की दर। तो जितना अभिकारक ज़्यादा बनेगा उत्पाद, उतनी अभिक्रिया की दर ज़्यादा होगी। और ये कब होगा, जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अर्थात हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का वेग
आर से दर्शा रहे थे ना अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर, वो किसके समानुपाती होता है? 1 अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी। समानुपाती क्या, व्युत्क्रमानुपाती आएंगे। 1 बटे एक्टिवेशन एनर्जी के समानुपाती या एक्टिवेशन एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी या क्या नाम है, सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो वेग ज्यादा होगा, सक्रियण ऊर्जा अधिक होगी तो वेग कम होगा। तो पहला तो इसका महत्व यही है कि हम अभिक्रिया के वेग को के बारे में इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, सक्रियण ऊर्जा के द्वारा हम अभिक्रिया की प्रकृति कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं। एंथैल्पी चेंज या इसे कहेंगे हम अभिक्रिया ऊष्मा। किसी भी अभिक्रिया की ऊष्मा या एंथैल्पी चेंज को हम एच से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये नेगेटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो अभिक्रिया क्या होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। अगर ये पॉजिटिव है तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। अब प्रश्न ये आता है कि हम ये पता कैसे लगाएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव से क्षेपी और नेगेटिव से ऊष्माक्षेपी और पॉजिटिव से ऊष्माशोषी, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है डेल्टा एच। अब जैसे कि डेल्टा एच डेल्टा लग रहा है, इसका मतलब ये अंतराल है, अंतर है। किस किस का है, किस किस का अंतर होगा? यो होगा ईपी माइनस ई आर। ईपी क्या है? उत्पाद की ऊर्जा, उत्पाद की ऊर्जा, और ई आर है अभिकारक की ऊर्जा। लिख दूं मैं, लो। ईपी है उत्पाद की ऊर्जा और ई आर है अभिकारक की ऊर्जा। ठीक है। अगर उत्पाद की ऊर्जा अधिक है अभिकारक की ऊर्जा से, तब H की वैल्यू कैसी हो जाएगी? अगर उत्पाद की ज़्यादा है और इसकी कम है अभिकारक की, तो H की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर ये बड़ा है और ये कम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अगर अभिकारक की ज़्यादा है उत्पाद की कम है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद से ज़्यादा हो, अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद से ज़्यादा हो, तो वो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, और अगर उत्पाद की ज़्यादा होती है अभिकारक से तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। कुछ किताबों में इसको हम देखेंगे कि क्या किस रूप में दिखा रखा होगा, अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया की एनर्जी के रूप में। बात एक ही है। अग्र अभिक्रिया का मतलब अभिकारक का उत्पाद में बदलना, और विपरीत अभिक्रिया का मतलब उत्पाद का अभिकारक में बदलना। तो उनमें दिखा रखा होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, यानी अग्र अभिक्रिया का, अग्र अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा उन्होंने दिखाया सक्रियण ऊर्जा की टर्म में, और ये सूत्र है अभिक्रिया ऊर्जा की टर्म में, माइनस ई ए ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, विपरीत अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा। चाहे तो ये कर लो चाहे ये, दोनों का सेंस एक ही है। ई ए अधिक ई ए माइनस ई ए मतलब अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो अग्र अभिक्रिया कौन सी हो गई? ये वाली, इससे ये बनना, और इसकी ऊर्जा ई आर है, इसकी ऊर्जा ई पी है। ठीक है ना? तो इसको इस तक पहुंचने में जो ऊर्जा लगी उसे हम ई ए कहते हैं। तो ई ए एफ का मतलब आर से पी में जाने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा, ये तो ई ए एफ हो गई। ई ए बी का मतलब पी से आर में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। माइनस साइन आ रहा ना,
इसका मतलब ये निकलेगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अब यहाँ जब बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे तो अभिकारक ये बन जाएगा, उत्पाद ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको इसमें बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, और इसको इसमें बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो, इनका अंतर डेल्टा एच कहलाएगा। अभिक्रिया की ऊर्जा या अभिक्रिया की ऊष्मा। तो अगर ये डेल्टा एच माइनस है तो ऊष्मा शोषी होगी, अगर डेल्टा एच प्लस है तो माइनस है तो ऊष्मा छेपी होगी, और अगर डेल्टा एच प्लस है तो ऊष्मा शोषी होगी अभिक्रिया। इसको कभी कभी एक ग्राफ देख के हम पूछ लेते हैं, या हमें पता होना चाहिए, भले ही बोर्ड के पर्पज से कम हो, लेकिन नीट और जेई में ग्राफ के ऊपर काफी प्रश्न आते हैं। क्या है ग्राफ? जो अभी मैंने पीछे आपको संघट्ट सिद्धांत पढ़ाया था, पहले आप उसका ग्राफ समझेंगे, फिर मैं इन दोनों के लिए ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी के लिए आपको ग्राफ बताऊंगा। मान लीजिए हम एक ग्राफ खींचें, किस किस के बीच खींचें भाई? इधर तो हम ले रहे हैं एनर्जी, अभिक्रिया की एनर्जी, और इधर हम ले रहे हैं अभिक्रिया की प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस, या अभिक्रिया की प्रगति। आप इसको टीवी कह सकते हैं, समय ले रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, आगे बढ़ेगी, प्रगति करेगी। अब जैसा मैंने ये जो है ये पॉइंट है 0, अभी मैंने पीछे बताया भी था इसका थोड़ा सा भाग। हम जानते हैं कि अभिकारकों की, किसी भी अभिकारक की ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा या प्रारंभिक ऊर्जा या उसकी व्यक्तिगत ऊर्जा 0 नहीं हो सकती। अगर 0 होती तो वो अनियमित गति या ब्राउनी गति नहीं कर सकता था। लेकिन हम जानते हैं द्रव्य के कण हमेशा अनियमित गति करते रहते हैं, ब्राउनित गति करते रहते हैं। तो ब्राउनी गति तभी करेंगे जब उनके पास कुछ ऊर्जा होगी। मान लीजिए ये ऊर्जा है, किसकी है ये अभिकारक की है, ये हम ले रहे हैं अभिकारक की प्रारंभिक ऊर्जा ये है, इसको हम ई आर से प्रदर्शित कर देंगे प्रारंभिक ऊर्जा को। ठीक है भाई, किसी अभिक्रिया के लिए ये लेवल है किस चीज का? थ्रेशोल्ड एनर्जी का, यानी देहली ऊर्जा का। ये देहली ऊर्जा का लेवल है, जिस अभिकारी अणु के पास ये ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी वो सक्रियित संकर में बदल जाएगा। सक्रियित संकर इसमें परिवर्तित हो जाएगा। अब यहां से यहां तक जाने में, इस जगह से यहां तक जाने में जो ऊर्जा लगेगी उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम अभिकारक की एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच ग्राफ खींचें तो हमें एक ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ मिलता है। जहां से शुरू हुआ वो एनर्जी थी अभिकारक की, जहां तक पहुंचा वो देहली ऊर्जा। अब इस ग्राफ में ये वाली जो है, ये वाली दूरी, ये किसको प्रदर्शित करती है? एक्टिवेशन एनर्जी। अभिकारक की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक लाने में जो एनर्जी जरूरत हुई वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक चीज अब और मैं जब बना ही दिया तो ये भी बता दूं, एक ऊर्जा स्तर हमें यहां और मिल गया, क्योंकि हमारा ग्राफ यहां तक पहुंचा। ये क्या है? ये ईपी है। ये किसकी ऊर्जा है? उत्पाद की, क्योंकि यहां उत्पाद मिल रहा है। ऐसे इस ग्राफ से आप समझिए क्या बताता है ग्राफ, कि किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक बैरियर को पार करना होता है। वो बैरियर क्या कहलाता है? वो बैरियर है ऊर्जा का बैरियर, ऊर्जा अवरोध। और इस बैरियर की ऊर्जा को हम देहली ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए
हमें किसी बच्चे को, बच्चा यहाँ सड़क पर है, ये कोई बच्चा है भाई, ये इस बच्चे को, ये सड़क पर था अपनी गली में, ऊपर दिखाई दिया कि एक पतंग कट रही है, लेकिन वो पतंग कहाँ जाके पड़ गई? इस वाली छत पर, ये इस छत पर जाके पड़ी। तो बच्चा क्या करेगा? जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यदि पतंग इस छत पे ना पड़ के यहीं पड़ी है नीचे, ये तो एक दो मान लीजिए 3 मंजिल पे पड़ी थी, तो इसको जिन्ने पर चढ़ के ऊपर जाना पड़ा। अब ये एक ही मंजिल है, एक ही छत पे पड़ी है पतंग यहाँ, तो अब इसको कैसे पहुंचना पड़ेगा? ये पहले यहाँ जाएगा तब इस पर आएगा, या सीधे इस पर चढ़ जाएगा? नहीं। हुआ क्या, इसकी गली के बीच और इस छत के बीच ये वाली छत है, ये वाला टावर है, ये अवरोध है, एनर्जी बैरियर। तो इसको पार करके, हालांकि पतंग प्राप्त करने के लिए केवल इतनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, ये यहां से जाता और छलांग मार के इस पर पहुंच जाता, लेकिन ये इसको पार किए बिना यहां तक नहीं पहुंच सकता। ये स्थिति यहां दिखाई दे रही है। ये एक बैरियर है जिसको पार किए बिना वांछित प्लेस पर, वांछित स्थान पर नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा आप कहीं पहाड़ों पर दर्शन करने गए हो और इधर से चढ़ना हमने शुरू करा पहाड़ पे, पता चला मंदिर तो है दूसरे पहाड़ की तलहटी में, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इस पहाड़ को पार जरूर करना पड़ेगा, सीधे सीधे वहां नहीं पहुंच सकते। तो ये जो अवरोध आया एक पहाड़, ये एनर्जी बैरियर कहलाएगा। तो इस एनर्जी बैरियर की एनर्जी कितनी होती है? देहली ऊर्जा के बराबर। तो अभिकारक के उत्पाद में बदलने के लिए, इस देहली ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा लगी वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। ये तो हुआ था संगत सिद्धांत को समझने का। अब जो हम समझ रहे थे कि किसी भी अभिक्रिया के ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी होने में इस ग्राफ का क्या महत्व है। तो बच्चों, ये जो ई आर और ई पी, ये वाला जो अंतर है, ये डेल्टा एच है। अगर यो अंतर प्लस है डेल्टा एच, तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी। अगर यो अंतर माइनस है तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी। ठीक है। अब आप कहोगे कि यो माइनस कैसे हो जाएगा? ई आर की वैल्यू ज़्यादा है, यो ग्राफ, ये देखो ऊर्जा का ग्राफ यहाँ है ना, जो ऊपर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो नीचे है उसकी वैल्यू कम। तो ई पी की वैल्यू कम है और ई आर की ज़्यादा है, तो ये तो हमेशा माइनस ही रहेगा। आप लोग इस ग्राफ में ये प्रश्न कर सकते हैं कि जो ई आर है, अभिकारक की ऊर्जा है, वो अधिक है और ई पी, प्रोडक्ट की जो ऊर्जा है, वो कम है। और हमारे पास जो सूत्र है डेल्टा एच का, वो क्या है? ई पी माइनस ई आर, यानी प्रोडक्ट की ऊर्जा माइनस रिएक्टेंट की ऊर्जा। तो जब प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है, तो ये तो हमेशा माइनस में आएगा, अर्थात अभिक्रिया केवल ऊष्माक्षेपी होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, ये जो ग्राफ है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए बनाया गया है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के ग्राफ अलग अलग होते हैं। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ही ग्राफ है। कौन सी अभिक्रिया का है ये? एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक का। अगर हमें ऊष्माशोषी का बनाना हो तो क्या करेंगे? उसमें उत्पाद को यहाँ छोड़ देंगे, उत्पाद की ऊष्मा ज़्यादा होगी। देखो, ग्राफ से डरने की जरूरत नहीं है। ये बनाया, यहाँ ये लेवल है ई आर अभिकारक की, यहाँ से ग्राफ शुरू हुआ, ये गया, ये यहाँ पहुँचा और यहाँ आ गया। अब देखो, ये ई आर है और ये जो लेवल है ये क्या है? ई पी है। ये वाला लेवल क्या है? ई पी। इस वाले में ई आर ऊपर था, इसमें ई पी ऊपर है। बस यही मैं बताना चाह रहा था। अगर ग्राफ पे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए कौन सा ग्राफ एक्सोथर्मिक को और कौन सा ग्राफ एंडोथर्मिक
रिएक्शन को एंडोथर्मिक किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक, और ये ऊष्माक्षेपी होती है एक्सोथर्मिक। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये दो ग्राफ हैं, इनमें से कौन सा ग्राफ ऊष्माक्षेपी को और कौन सा ऊष्माशोषी को प्रदर्शित करता है, तो जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी वो तो ऊष्माक्षेपी, और जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी वो तो ऊष्माक्षेपी, और जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी वो ऊष्माशोषी होगा। इसके लिए आप ग्राफ कैसे तैयार करेंगे पूरा? ये देखिए, ये तो है अभिकारक, ये है उत्पाद, ये ई आर, ये ई पी, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये, अच्छा ये हो गई किसकी? प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ से यहाँ तक ये किसकी हुई? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ई आर, जो हम ई ए बी पढ़ रहे थे। ई ए बी क्या है? ये वाला है। और ई ए आर, ई ए एफ क्या है? वो ये वाली है एनर्जी, रिएक्टेंट का उत्पाद में बदलना, ये रिएक्टेंट का उत्पाद में बदलना, ये तो ई ए एफ हो गई। उत्पाद का इसमें परिवर्तित होना, ये आर होती है। तो अब हम इसमें देखें कि ये जो बीच का गैप है, ये डेल्टा एच है। यहाँ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई पी माइनस ई आर लगाया था, P बड़ा था, R छोटा था, तो इसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी? ई पी माइनस ई आर में पॉजिटिव, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, सॉरी ई पी की वैल्यू कम है, ये इसमें आएगी नेगेटिव। ई पी की वैल्यू कम है, ई आर की वैल्यू ज़्यादा है, तो कैसी आएगी? नेगेटिव। यहाँ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या करना है? ई पी माइनस ई आर, सूत्र यही रहेगा। अब यहाँ ई पी की वैल्यू ज़्यादा है, ई आर की कम है, तो यहाँ वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव। इसलिए जिसमें भी डेल्टा एच माइनस होता है वो कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। और जिसमें ये प्लस होता है वो कैसी होती है? ऊष्माशोषी। तो एक इसका महत्व ये था कि एक्टिवेशन एनर्जी से हम क्या पता कर सकते हैं? सक्रियण ऊर्जा का द्वारा या एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा हम क्या पता कर सकते हैं? अभिक्रिया की प्रकृति, कि वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। लेकिन एक कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि ई ए की वैल्यू 0 है, यानी अभिकारक के पास प्रारंभिक ऊर्जा इतनी है जो दैलीय ऊर्जा के बराबर है या उससे ज़्यादा है। तो इस स्थिति में अभिक्रिया के वेग पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे। ऐसी स्थिति में ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। एक चीज और, जब हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें मैंने बताया था कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, धनात्मक उत्प्रेरक में बताया था। क्यों बढ़ जाता है? वह मैंने बताया था कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब वो क्लू, वो जो स्टेप है, पॉइंट है, वो आपको यहाँ आप समझ में आ गया होगा। ये ई ए जितना कम होगा, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा। तो उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, अर्थात उत्प्रेरक इस ग्राफ को ऐसे ले आता है यहाँ, ये वाला ग्राफ किसका है? ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो जाएगा,
उत्प्रेरक की प्रेजेंस में। ग्राफ ये आ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो इतनी चाहिए थी वो केवल इतनी हो गई, ये यहाँ आ गई। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ज़्यादा अभिकारी अणु अभिक्रिया में भाग लेने लगेंगे, प्रभावी टक्करें ज़्यादा हो जाएंगी। प्रभावी टक्कर ज़्यादा होने से ज़्यादा सक्रिय संकर बनेंगे और ज़्यादा सक्रिय संकर बनने से उत्पाद की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो ये था इसका महत्व। अब एक लास्ट बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसका नाम है आर्हीनियस इक्वेशन। तो आर्हीनियस इक्वेशन में ज़्यादा कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल हमें उसका पता होना, उसकी नॉलेज होना आवश्यक है। आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस समीकरण, ये क्या है भाई? आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए एक समीकरण दी थी। उस समीकरण को हम आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। अब समीकरण का ना तो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, केवल समीकरण समझनी होगी। समीकरण क्या थी? समीकरण थी k इज इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये उन्होंने समीकरण दी थी। किस किस के बीच संबंध दिया था? अभिक्रिया के वेग और वेग मतलब ये वेग स्थिरांक, जिसका वेग स्थिरांक ज़्यादा होगा उसका वेग ज़्यादा होगा, कम होगा तो वेग भी कम होगा। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से वेग निकाला था और इसका संबंध दे दिया था उन्होंने ताप के साथ। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये समझना जरूरी है। देखिए, इसमें k इज इक्वल्स टू है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं, दर स्थिरांक, पढ़ चुके हैं हम इसे। वेग स्थिरांक। ए क्या है? ए है आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति गुणांक, इसको आर्हीनियस गुणांक भी कहते हैं। एकांक समय में, एकांक आयतन में अभिकारी अणुओं के टक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। उसका जो गुणांक है वो ए से प्रदर्शित हो गया, आवृत्ति गुणांक। ई ए क्या है? आप जान ही गए हो अब तो इसे, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। और क्या बचा? आर, ये गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक, और इसकी हम वैल्यू क्या यूज करेंगे? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये वाली वैल्यू इसकी हम इसमें यूज करेंगे। और टी क्या है भाई? टी है इसका परम ताप। परम ताप, परम ताप किसे कहते हैं? टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में जो ताप होता है उसे हम परम ताप कहेंगे। ये आर्हीनियस इक्वेशन है। अब हमें ये इसमें समझना होगा कि जो उद्देश्य था आर्हीनियस का, वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम इससे कैसे सिद्ध करेंगे। देखो कैसे करेंगे। यदि हम ताप बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो ताप बढ़ाने से क्या हुआ? ये देखो, ताप हमने बढ़ाया, ताप इसमें कहाँ है? ताप इसमें कहाँ है? ई अपॉन आर टी में नीचे है। तो नीचे की संख्या जितनी ज्यादा होगी, इस पद की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। अर्थात ताप बढ़ाने से ई ए अपॉन आर टी का मान कम हो जाता है, इसकी वैल्यू कम हो गई, ये घट गया। इसके घटने से अब ये जो ए ई की पावर, जो गुणांक की पावर है, ये है माइनस में। माइनस का मतलब इस पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ये जितना घटेगा ए ई की पावर उतनी ही बढ़ेगी, ए ई उतना ही ज्यादा होगा। ये जितना ज्यादा होगा इसका मतलब पूरे का पूरा मान बढ़ गया। अर्थात ए ई की पावर
माइनस ई ए अपॉन आर टी। जितना ये कम हुआ उतना ही ये बढ़ा। तो ताप के बढ़ने से ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस पद की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये जितना बढ़ेगा उतना ही के भी बढ़ेगा, क्योंकि के इसके समानुपाती है। उतना ही के बढ़ा, और जितना के बढ़ेगा उतना ही अभिक्रिया का वेग वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अभिक्रिया का वेग जो हमने देख ही लिया है कि अभिक्रिया का वेग जो है उसका वेग समीकरण में हमने देखा था रिएक्टेंट ये। तो के और आर एक दूसरे के समानुपाती हैं। अगर के बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? तो वहां हमने एक लाइन में बता दिया था कि जब हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के कारक में टेम्परेचर का जिक्र किया था, वहां बताया था कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है उसका पोस्टमार्टम मैंने यहां कर दिया। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आर्हीनियस की इक्वेशन के अनुसार टी बढ़ाने से ई अपॉन आर टी, इसकी वैल्यू कम हो गई। इसकी वैल्यू कम होने से इस पूरे की वैल्यू बढ़ गई। जब हमने टी बढ़ाया तो इस पद की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि यो इसके व्युत्क्रमानुपाती है टी। नीचे आ रहा, यो बढ़ेगा तो यो कम होगा। जब कम हो गई, अब चूंकि यो ए की माइनस के घात में है तो पूरे पे उल्टा प्रभाव पड़ेगा। जब इसकी कम हुई तो ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस पूरे पद की वैल्यू बढ़ गई। इसके पूरे की वैल्यू जब बढ़ गई तो इसकी बढ़ने से के की वैल्यू बढ़ी। के का मान तो यही है। जब के की बढ़ी तो के के बढ़ने से वेग का मान भी बढ़ जाता है। ये था हमारा आर्हीनियस इक्वेशन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, और अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।